हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम स्पेशल से ऑडिटिंग के जो बचे हुए टॉपिक रह गए हैं उसको मैं इस वीडियो में कंप्लीट करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, बहुत ही कम टॉपिक है, बहुत कम समय में आपके कवर हो जाएंगे। और एक चीज़ और, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि ये जो मैं बता रही हूँ, मैं जिस चीज़ से आपको पढ़ा रही हूँ वो यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम स्पेशल से है। यानी 2012, 15 और 17 में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था उसी को मद्देनज़र रखते हुए इसमें बनाया गया है कि आगे भी ऐसे ही प्रश्न इस तरीके से पूछे जाएंगे और यही टॉपिक है। तो ना इसमें एक्स्ट्रा कुछ मैं बोल रही हूँ, ना ही इसमें एक्स्ट्रा कुछ बताया गया है आपके लिए। जो भी है एक एक कंटेंट इस समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोशिश करिए कि वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। क्योंकि इतने कम चीज़ें मिलने के बाद, इतने कम समय में अगर आपका एक टॉपिक कवर हो जाता है, उसके बावजूद अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा लॉस है। इसलिए कोशिश करें कि वीडियो को स्किप ना करें, एक एक कंटेंट को कवर करें, उसको पढ़ें। चीज़ें जो इंपॉर्टेंट आपको लग रही है, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, उसको आप एक कॉपी में नोट करके गूगल करके उसको समझ सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज़ें मिस ना करें, इस समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। बचे हुए जो अंकेक्षण के जो टॉपिक रह गए हैं उसको मैं आगे कंप्लीट करती हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि अंकेक्षण कार्यक्रम की हानियाँ क्या होगी। अंकेक्षण कार्यक्रम बन जाने से हानियाँ क्या होगी। अंकेक्षण कार्यक्रम बन जाने से लाभ हमें क्या मिलेगा वो तो हम जान लिए, लेकिन अगर लाभ मिलेगा तो कुछ हानियाँ भी तो मिलेगी। तो अब हम हानियों को पढ़ेंगे। तो अगर आपको अभी तक ये नहीं मालूम है कि ऑडिट प्रोग्राम है क्या, तो इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना होगा, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मेरे मिल जाएगा। अगर आपको ऑडिट प्रोग्राम यानी अंकेक्षण कार्यक्रम मालूम चल जाएगा, तभी आपको उससे मिलने वाले लाभ या हानि समझ में आएंगी, ठीक है। तो आप विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट पे। तो क्या हानियाँ होगी अंकेक्षण कार्यक्रम के बन जाने से। अंकेक्षण कार्यक्रम बन जाने से जो जांच या कार्य होगा वो यंत्र वाला हो जाता है, ठीक है। टेक्निकल हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा और आवश्यक उसमें परिवर्तन करने की संभावना नहीं रह जाती है। वर्ष प्रतिवर्ष यही कार्यक्रम चलता है, तो ये बड़ी हानि वाली बात है। और कुछ कुशल जो क्लर्क हैं उनको अपनी बुद्धि और योग्यता दिखाने का भी अवसर मिलता कम, बहुत ही कम मिलता है। कुशल जो क्लर्क हैं उनको अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता दिखाने का अवसर कम मिलता है। कारण ये है कि उन्हें इन्हीं प्रोग्राम के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है, उन्हें अपने सुझाव के लिए भी अवसर प्राप्त नहीं होता है। ये भी बहुत ही हानि वाली बात है। तो चाहे कितना भी बड़ा कार्यक्रम बनाया जाए, उसमें वे सभी बातें नहीं आ सकती हैं जो कि समय समय पर कार्य करते समय उपस्थित होती रहती है। हर एक व्यवसाय के लिए एक ही प्रकार का कार्यक्रम लागू नहीं हो सकता है। इसका कारण ये है कि हर एक संस्था की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, इसीलिए एक ही कार्यक्रम ज़रूरी नहीं है कि हर बिजनेस में लागू हो। तो ये भी हानि वाली बात है। अकुशल अंकेक्षक जो होते हैं, जो कि अकुशल जो ऑडिटर होते हैं, वो अंकेक्षण कार्यक्रम का सहारा लेकर के अपनी कमियों को छिपाने का प्रयास करते हैं। छोटे व्यापार संस्थानों के लिए ये कार्यक्रम बनाना आवश्यक नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि छोटे संस्थानों के अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ प्राप्त नहीं हो सकते हैं। छोटे संस्थानों जो हैं उनको अंकेक्षण कार्यक्रम से लाभ प्राप्त नहीं हो सकते हैं, सिर्फ बड़े संस्थानों को ही लाभ प्राप्त होंगे। तो ये भी तो हानि वाली बात है। अगर अंकेक्षण कार्यक्रम बन रहा है तो छोटे बड़े सभी व्यापारों के लिए बनना चाहिए। अंकेक्षण कार्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है अंकेक्षण कार्यक्रम को। तो वो 2 भाग कौन से हैं। पहला भाग है कि ऐसे कार्य जो कि सभी प्रकार के अंकेक्षण कार्य करने के लिए समान हो, और दूसरा ऐसा कार्य जो किसी विशेष प्रकार के अंकेक्षण से संबंधित हो। अनुभव के अनुसार उसमें आवश्यक परिवर्तन करने की गुंजाइश होनी चाहिए। ऐसा कार्य जो कुछ अलग प्रकार के, कुछ विशेष प्रकार के अंकेक्षण से संबंधित हो और अनुभव के अनुसार उसमें आवश्यक परिवर्तन करने की कुछ गुंजाइश भी होनी चाहिए। इसके लिए अंकेक्षण कार्यक्रम जो है वो कठोर न बना करके लोचदार बनाना चाहिए। कैसा बनाना चाहिए। अंकेक्षण कार्यक्रम लोचदार होना चाहिए। एक लचीला अंकेक्षण कार्यक्रम बन जाने से ऑडिटर को अपने विवेक और प्रेरणा के उपयोग का अवसर मिल जाता है। व्यापार के स्वभाव और संगठन के अनुसार कार्यक्रम को पूरी तरह से और उपयोगी बनाया जा सकता है। ऑडिट फाइल अंकेक्षक के कार्यक्रम के लिए फाइलों का रखना जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है। क्यों। क्योंकि इनके रखने से भावी कार्य को सुचारू रूप से चलाने की असुविधा होती है। ऑडिट अंकेक्षक फाइल जो होती है उसके कार्यालय के लिए फाइलों का रखना अति आवश्यक है। ऑडिट फाइल अंकेक्षक के कार्यालय के लिए फाइलों का रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इनके रखने से भावी कार्य को सुचारू रूप से चलाने में असुविधा होती है। तो ये जो फाइल हैं
ऑडिट फाइल वो दो प्रकार की होती हैं, पहला तो स्थायी फाइल और दूसरा चालू फाइल। अब स्थायी फाइल और चालू फाइल क्या है? स्थायी फाइल में कुछ बातों का सार होता है। किन किन बातों का सार होता है स्थायी फाइल में? स्थायी फाइल में संस्था के संगठन से संबंधित अधिनियम और उपनियम, संस्था के प्रारंभ से लेकर के अब तक के अंशधारियों के हिसाब किताब का विश्लेषण, अंशधारी संचालक और कार्यकारिणी समितियों की बैठक की कार्यवाही, दीर्घकालीन दायित्व के प्रसन्नविदे और अन्य समझौते, आंतरिक नियंत्रण की पद्धति का विवरण, लेखा बहियों के सारांश और अन्य सूचनाएं, ये सार हैं स्थायी फाइलों के। अब आगे हम बात करेंगे चालू फाइल के बारे में। तो चालू फाइल को वार्षिक कार्य से संबंधित कागज पत्रों की संख्या दी गई है। चालू फाइल को कागज पत्रों की संख्या दी गई है वार्षिक कार्य से संबंधित। इस फाइल में अंकेक्षण कार्यक्रम की प्रतिलिपि के अतिरिक्त अंकेक्षक के द्वारा किए गए कार्य में संक्षेपिका भी रखी जाती है। कार्य संबंधी कागजों की अनुक्रमणिका चिट्ठे की मदों की व्यवस्था के अनुरूप रखी जाती है। कागज संबंधी जो कार्य से संबंधित जो कागज है उनकी अनुक्रमणिका चिट्ठे की मदों की व्यवस्था के अनुरूप रखी जाती है। रोकड़ से संबंधित मदों की तालिका और वैसे ही देनदारों की सूचियां अलग अलग इस फाइल में रखी जाती हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि इन कागज पत्रों में संलेखों के स्वभाव और जांच की प्रविष्टियां का लेखा जोखा जाना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि इन कागज पत्रों में संलेखों के स्वभाव और जांची गई प्रविष्टियां का लेखा रखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार चालू फाइल में कुछ बातें रखना चाहिए। क्या क्या बातें रखना चाहिए चालू फाइल में? आंतरिक नियंत्रण से संबंधित प्रश्नावली, सामयिक बजट के अनुरूप बनाया गया चार्ट, अंकेक्षण कार्यक्रम, सभी महत्वपूर्ण नोटिस जिनको कि उचित रूप से फाइल किया गया है, बैंक और रोकड़ के समाधान विवरण, नियोक्ता से पूछने के लिए संक्षिप्त प्रश्न, आंतरिक नियंत्रण की पद्धति में निहित दोष और अंतिम खातों से संबंधित सूचना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो चालू फाइल में रखी जानी चाहिए। अंकेक्षण नोटबुक। कोई भी अंकेक्षक प्रत्येक बात को याद नहीं रख सकता है। कोई भी ऑडिटर जो है वो हर एक बात को याद नहीं रख सकता है। तो कार्य करते समय ऑडिटर एक पुस्तक अपने पास रखते हैं जिसमें वे सभी महत्वपूर्ण बातों को समय समय पर लिख लिया करते हैं। तो इस पुस्तक को अंकेक्षण नोटबुक कहा जाता है। जो ऑडिटर अपने जो चीज़ें समझ में याद में नहीं रहती है वो अपने बुक में लिख लेता है और जिस बुक में लिखता है उसी को बोलते हैं अंकेक्षण नोटबुक। इस पुस्तक की उपयोगिता के संबंध में अलग अलग बातें हैं, अलग अलग मत है। तो कुछ लोग इस पुस्तक को अधिक महत्व देते हैं और अपना अंकेक्षण कार्यक्रम भी इसी में लिख देते हैं, लेकिन हर व्यक्ति उसे इतना महत्व नहीं देता है। जो भी हो, अंकेक्षक के लिए इसकी पर्याप्त उपयोगिता है। तो ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जानेंगे। क्या है? एक व्यापार की अत्यंत बारीक बातें, शंकाएं जिनका समाधान और स्पष्टीकरण भविष्य में करना है, खोए हुए प्रमाणकों और बीजकों का विवरण जिनका दूसरी प्रतिलिपि प्राप्त करनी है, छल कपट और विशेष गलतियां जो कि जांच करते समय मिली थी, रिपोर्ट में उल्लेख करने योग्य बातें। रिपोर्ट में उल्लेख करने योग्य बातें जो हों वो अंकेक्षण कार्यक्रम और भावी कार्यक्रम के लिए उपयोगी सूचनाएं। तो ये सारी बातें जो हैं वो होनी चाहिए। आगे बात करते हैं अंकेक्षण संबंधी कागज पत्रों के उद्देश्य। तो ये थोड़ा ब्लरी हो गया है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अंकेक्षण संबंधी कागज पत्रों का उद्देश्य है अंकेक्षण और उसके स्टॉक के द्वारा किए गए कार्य की प्रगति इन कागजों से पता चलती रहती है। इनके सहारे ही अंकेक्षक को विस्तार पूर्वक यानी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में सहायता मिलती है। ठीक है, रिपोर्ट के हर एक पहलुओं पर प्रकाश डालने में इन कागज से सहायता मिलती है। अंकेक्षण संबंधी कागज पत्रों के उद्देश्य हैं कार्य की प्रगति का अनुमान। अब जो ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, कार्य की प्रगति का अनुमान लगाना, रिपोर्ट के लिए उपयोगी होना, अंकेक्षणों के विरुद्ध कार्यवाही में बचाव होना, अंकेक्षण के द्वारा अपने साथियों के कार्य का ज्ञान होना, नियोक्ता को सलाह देने में सहायक होना, भविष्य के अंकेक्षण कार्य में सहायक होना, क्लर्कों को प्रशिक्षण देने का अच्छा उपाय, ये देखना कि निर्देशों का पालन कहाँ तक किया गया है। ठीक है, तो ये उद्देश्य हैं कागज पत्रों के, अंकेक्षण संबंधी जो कागज पत्र हैं उसके उद्देश्य हैं।
और तीसरा है अंकेक्षक के पास इन कागजों के होने से उसके विरुद्ध की गई अंकेक्षक के पास इन कागज के होने से उसके जो विरुद्ध की गई कार्यवाही है उसमें उसके बचाव के लिए पर्याप्त प्रकरण उपलब्ध हो सकता है। इन कागज पत्रों की सहायता से ऑडिटर अपने साथियों के कार्य का समन्वय भली प्रकार से कर सकता है। साथ ही अंकेक्षक को अपने नियोक्ता को विस्तृत सलाह देने में काफ़ी मदद मिलती है। उसकी सलाह से नियोक्ता अपनी संस्था का अच्छी कुशलता से चला सकता है और संस्था में प्रचलित आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली में पर्याप्त और अपेक्षित सुधार कर सकता है। भविष्य के अंकेक्षण कार्य में भी इन कागज पत्रों से अंकेक्षक को काफ़ी मदद मिलती है। भविष्य का भी जो ऑडिटिंग का काम होगा उसमें भी इन कागज पत्रों से ऑडिटर को बहुत ही मदद मिलती है। अंकेक्षण क्लर्कों को प्रशिक्षण देने का अच्छा तरीका है। अंकेक्षण ऑडिट क्लर्कों को प्रशिक्षण देने का अच्छा तरीका है। मुख्य अंकेक्षक ये जान सकता है कि जो मेन ऑडिटर होता है वो ये जान सकता है कि उसके सहायकों ने उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का कहाँ तक पालन किया है, ये जान सकता है मुख्य अंकेक्षक। अंकेक्षक के लिए ये कागज पत्र बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनको वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए अंकेक्षक वैधानिक दृष्टि से बाध्य नहीं होता है, लेकिन अपने कार्य की दृष्टि से अपने पास रखना अच्छा है, क्योंकि कागज उसकी रिपोर्ट को सही सिद्ध करने में सहायक होने के साथ साथ भविष्य में उसी संस्था के अंकेक्षण के लिए भी उपयोगी होते हैं। तो इस प्रकार अंकेक्षक को इन कागज पत्रों को सुरक्षित रखना चाहिए। तो इसीलिए अंकेक्षक को जो है वो अपने कागज पत्रों को सुरक्षित रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से ये कागज नियोक्ता के कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होना चाहिए। अंकेक्षक की कार्य पद्धति क्या है? अंकेक्षक कार्य करने का कोई भी विशेष ढंग नहीं है। अंकेक्षण जो कार्य होता है उसको करने का कोई भी अलग ढंग या विशेष ढंग नहीं है। वास्तव में क्या ढंग अपनाया जाए ये ऑडिटर की योग्यता, कार्यकुशलता और अनुभव पर निर्भर करता है, उनके टैलेंट पे डिपेंड करता है। अंकेक्षक में अपना कार्य बड़ी दक्षता से करने की आवश्यकता है, तभी वो अपने कार्य में सफल हो सकता है। तो क्या क्या कार्य पद्धति हो सकती है? चिन्हों का प्रयोग, कुछ सिंबल का प्रयोग करें। अंकेक्षक को हिसाब किताब की जांच करते समय विशेष प्रकार से अलग अलग चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। तो इस संबंध में कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। ऑडिटर को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? प्रमापीकरण, जोड़, खतौनी, ये सारे इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग चिन्हों को लगाना चाहिए। प्रमापीकरण करने के लिए, जोड़ करने के लिए, खतौनी करने के लिए ऑडिटर को एक अलग अलग सिंबल बनाना चाहिए ताकि उसकी पहचान सिर्फ वही कर सके और कोई ना समझ सके। अपने कर्मचारियों को स्पष्ट आदेश देना चाहिए कि वे इन चिन्हों के प्रयोग के संबंध में संस्था के क्लर्कों को जानकारी ना होने दें। साथ ही उनसे आवश्यक मेल जोल भी नहीं बढ़ाना चाहिए। ये विशेष चिन्ह जो है वो स्पष्ट और छोटे होने चाहिए। जो वो सिंबल बनाए वो स्पष्ट समझ में आना चाहिए और छोटा होना चाहिए। जिन चिन्हों का प्रयोग अंकेक्षक द्वारा किया जाए उनका प्रयोग संस्था के कर्मचारियों को नहीं करने देना चाहिए। प्रमाणन करने का कार्य 2 क्लर्कों के द्वारा किया जाना चाहिए। जो प्रमाणन है उस चीज़ को प्रमाण करने का कार्य 2 क्लर्कों के द्वारा किया जाना चाहिए। सीनियर क्लर्क प्रमाणकों की जाँच करने और रकमों को बोलने का कार्य करे, और जो जूनियर क्लर्क है वो रोकड़ पुस्तक में रकमों के मिलान और विशेष चिन्ह लगाने का कार्य करना चाहिए। 2 क्लर्कों में प्रमाणन के लिए कार्य करने के लिए रख देना चाहिए। पहला जो सीनियर क्लर्क है वो जांच के लिए और जो रकम है उसको बोलने का कार्य करना चाहिए, और जूनियर क्लर्क को रोकड़ पुस्तक में रकम को मिलाने के लिए और विशेष चिन्ह लगाने का कार्य करना चाहिए। आगे हम कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। यथासंभव एक कार्य को एक ही बैठक में समाप्त करना चाहिए। यदि ऐसा ना हो सके तो उसके आवश्यक जोड़, बाकिया अंकेक्षण नोटबुक में लिख देना चाहिए। चालू अंकेक्षण करते समय अंकेक्षण का कार्य एक निर्धारित तारीख तक करना चाहिए। जो डेट वो फिक्स करे वहाँ तभी तक करना चाहिए, उस समय तक कंप्लीट कर देना चाहिए। जहाँ तक खातों का कार्य यदि पूरी तरह से हो गया हो तो किसी भी स्थिति में पेंसिल से लिखे हुए अंकों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में पेंसिल से जो लिखा गया अंक है उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, और स्याही के प्रयोग पर ही सदैव विशेष बल देना चाहिए। ठीक है। अंकेक्षक का कार्य
अंकेक्षक का ये कार्य नहीं है कि वो पुस्तकों की बारीकियां स्वयं निकाले। यदि वो ऐसा करना स्वीकार कर ले तो ऐसी परिस्थिति में वो लेखपाल की तरह कार्य करता है, ना कि अंकेक्षक के रूप में कार्य करेगा। फिर भी छोटी संस्थाओं में जहाँ पे लेखपाल नहीं होते हैं वहाँ पे अंकेक्षक को ही ये कार्य करना पड़ता है। व्यापारिक संस्था का आकार अथवा उसका संगठन या स्वभाव कैसा भी हो, कुछ पुस्तकें और लेखे तो प्रत्येक संस्था को रखने ही पड़ते हैं। इन पुस्तकों और लेखों की जांच प्रत्येक जांच कहलाता है। इन पुस्तकों और लेखों की जांच क्या कहलाता है? प्रत्येक नहीं, सॉरी, नैतिक जांच कहलाता है। क्या कहलाता है? नैतिक जांच कहलाता है। नैतिक जांच के क्या कार्य होते हैं? नैतिक जांच के कार्य होते हैं प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों का जोड़ना, जोड़ों को अगले पृष्ठ पर ले जाना, खाता बही में खतियाने की जांच करना, विभिन्न खातों के जोड़ और बाकियों की जांच करना, ये देखना कि ये बाकियाँ तलपट में सही लिखी गई है या फिर नहीं। जैसा कि स्पष्ट है, ये जांच मामूली और साधारण योग्यता वाले क्लर्कों से कराई जा सकती है। तो यदि ये सारा कार्य यंत्र वाला हो जाता है, यंत्र द्वारा किए जाते हैं, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। ये काम उस अंतिम जांच का आधार है जिसके सहारे ऑडिटर अपनी रिपोर्ट पेश करता है। तो नैतिक जांच से गलतियां, अशुद्धियां और छल कपट का पता चल जाता है। अंकेक्षक को सभी पुस्तकों की प्रारंभ से अंत तक नैतिक जांच करनी चाहिए। अंकेक्षक को सारे पुस्तकों का पहले और आखिरी का जो जांच है वो नैतिक जांच करनी चाहिए और केवल परीक्षण जांच करना चाहिए। ये संस्था के हिसाब किताब की व्यवस्था और उसमें प्रचलित आंतरिक रोकथाम की प्रणाली पर निर्भर होगा। अब इसके क्या लाभ हैं नैतिक जांच के? पहला तो प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों की शुद्धता का ज्ञान हो सकता है। इनमें की गई त्रुटियां जो है वो शीघ्र ही प्रकाश में आ जाती हैं। इन लेखों की शुद्धता की जांच करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। साथ ही खाता बही में किया गया लेखा भी शुद्ध हो जाता है। ये निर्धारित किया जा सकता है कि खाता बही में की गई खतौनी कहाँ तक ठीक है। और क्या लाभ है? और तलपट और अंतिम खातों की जांच में भी सहायता मिलती है। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि नैतिक जांच से पुस्तकों और खातों की अंकीय शुद्धता का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। इनमें किए गए परिवर्तन भी प्रकाश में आ जाते हैं। नैतिक जांच एक सरल कार्य है जिसको साधारण योग्यता वाला व्यक्ति ही सुविधापूर्वक कर सकता है। नैतिक जांच से हानि क्या हो सकती है? नैतिक जांच के कार्य के यंत्र वाले हो जाने से कार्य में निरस्ता आ सकती है। इसी कारण अंकेक्षण करने वाले जो कर्मचारी हैं इसे कार्य की खाना पूर्ति मात्र समझ लेते हैं और इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। केवल छोटे छोटे छल कपट की ही नैतिक जांच में पकड़ा जा सकता है। छोटे छोटे छल कपट को ही नैतिक जांच में पकड़ा जा सकता है। बड़े बड़े छल कपट प्रकाश में नहीं लाए जा सकते हैं। नैतिक जांच में सैद्धांतिक और पूरक अशुद्धियों के पता लगाने में कठिनाई होती है। नैतिक जांच में सैद्धांतिक और पूरक अशुद्धियों का पता लगाने में कठिनाई होती है। आगे बात करते हैं परीक्षण जांच के बारे में। अंकेक्षण का कार्य करते समय अंकेक्षक प्रायः सभी खातों का लेखों की पूर्ण और विस्तृत जांच नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, जहाँ तहाँ कुछ लेखों को चुन करके और उनकी जांच करने से ही बाकी सभी खातों और लेखों को सही मान लेते हैं। यदि ये चुने हुए लेखे ठीक हैं तो बाकी सभी ठीक होंगे, इस तरीके से जांच करते हैं। तो इसी सिद्धांत पर जांच करने को परीक्षण जांच कहा जाता है। परीक्षण जांच में लेखे अचानक ही चुने जाते हैं, किन्हीं विशेष सिद्धांतों का प्रयोग नहीं होता है। इस जांच की उपयोगिता संस्था में प्रचलित आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली पर निर्भर करता है। यदि आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली संतोषजनक है तो परीक्षण जांच बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती है। यदि ऐसा नहीं है तो विस्तृत जांच करना आवश्यक होगा। परीक्षण जांच करते समय कुछ विशेष सावधानियां रखनी हो चाहिए। क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए परीक्षण जांच करते समय? सभी पुस्तकों में प्रतिनिधि लेखे छांटने चाहिए। लेखों को छांटने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। परीक्षण जांच में ऐसा प्रयत्न हो सके कि हर एक क्लर्क के कार्य की जांच हो सके। किसी क्लर्क का कार्य जांच से छूट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें छल कपट को बढ़ावा मिलने की गुंजाइश होती है। हर एक कर्मचारी की जांच होनी चाहिए। लेखों और प्रविष्टियों का चुनाव जो है वो यथासंभव अनायास होना चाहिए। अनायास चुनाव करने से लाभ ये होता है कि सभी प्रकार के लेखे चुनाव में आ जाते हैं और जांच की शुद्धता बनी रहती है। प्रथम और अंतिम महीने में की गई प्रविष्टियां की जांच बड़ी संख्या में होनी चाहिए।
प्रविष्टियों और लेखों के चुनाव में ये ध्यान रखना चाहिए कि हर एक अंकेक्षर में परीक्षण जांच के लिए अलग अलग प्रविष्टियां और लेखें हों। रोकड़ पुस्तक और पासबुक के लिए परीक्षण जांच का प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए। किस किस चीज़ में परीक्षण जांच का प्रयोग नहीं होना चाहिए? रोकड़ पुस्तक में और पासबुक के लिए। इन पुस्तकों की पूर्ण जांच होनी चाहिए, परीक्षण जांच पर इसको नहीं छोड़ना चाहिए, इससे बहुत हानि हो सकता है। तो परीक्षण जांच में क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है वो आपको एक बॉक्स में यहाँ दिया हुआ है, जो कि ये आपको ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, इसी तरीके से मिल सकता है। तो इसको ध्यान से देखिए, एक एक वर्ड को अपने नोट कर सकते हैं। प्रतिनिधि लेख छांटना, प्रत्येक क्लर्क के कार्य की जांच होना, सभी प्रकार के लेखों का अनायास चुना जाना, प्रथम और अंतिम महीनों की विस्तृत जांच, भिन्न भिन्न लेखे चुने जाना, रोकड़ पुस्तक व पासबुक की पूर्ण जांच होना और कर्मचारियों से पूछताछ न करना, ये परीक्षण जांच में सावधानियां बरतनी चाहिए। अब अंकेक्षर परीक्षण जांच के लिए लेन देनों का चुनाव करता है, उसे नियोक्ता के कर्मचारियों से किसी भी प्रकार पूछताछ नहीं करनी चाहिए। ये उसका कार्य है जिसको उसे पूर्णतः गुप्त रखना चाहिए। तो सावधानियों को ध्यान में रख करके ही परीक्षण जांच का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो सावधानियां आपने पढ़ा उसी को ध्यान में रख करके परीक्षण जांच करना चाहिए, ताकि परिणाम संतोषजनक मिल सके। परीक्षण जांच का प्रयोग करना और किस सीमा तक इस पर आश्रित होना या इसका प्रयोग न करना पूर्ण रूपेण अंकेक्षर का ही दायित्व है। अब परीक्षण जांच के क्या लाभ हैं और उससे क्या हानि होगी वो भी हम जानेंगे। लाभ है कि समय और शक्ति की बचत होती है, और जो समय बचता है अंकेक्षक उसका प्रयोग किन्हीं अन्य उपयोगी कार्यों के लिए कर सकता है। यदि परीक्षण जांच के लिए लेखों और प्रविष्टियों का चुनाव ठीक हो तो परीक्षण जांच लाभदायक होती है। ऑडिटर कई अंकेक्षर एक साथ सुविधापूर्वक कर सकता है। ऑडिटर कई ऑडिटिंग एक साथ कर लेता है सुविधापूर्वक, ठीक है, परीक्षण जांच की वजह से। स्टाफ के ऊपर नैतिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये अनिश्चितता बनी रहती है कि कौन सा कार्य और किस समय का कार्य परीक्षण जांच के अंतर्गत उपयोगी है। ये तो हमें लाभ मिल गई परीक्षण जांच से। अब हानियां क्या हो सकती हैं? परीक्षण जांच के लेखों के चुनाव के आधार पर कार्य होता है। परीक्षण जांच के लेखों के चुनाव के आधार पर कार्य होता है, तो गलतियां और छल कपट की छुपाने की गुंजाइश भी रहती है। साथ ही संस्था के कर्मचारी भी लापरवाह हो सकते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि सारे कार्य विस्तृत जांच नहीं होगी। अंकेक्षर के कार्य में अंकेक्षक का उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है और शंकाओं के लिए स्थान हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी हानियां भी हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे परीक्षण जांच और अंकेक्षक के बारे में। तो ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि अंकेक्षक किन व्यवसायों में अंकेक्षण में कब और कितना आश्रय परीक्षण जांच कर लेगा। वो ये स्वयं निर्धारित करेगा कि उसे परीक्षण जांच का प्रयोग करना चाहिए या फिर गहन जांच के लिए अंकेक्षण का कार्य पूरा करना चाहिए। ये सारा चीज़ ऑडिटर को ध्यान में रखना पड़ता है। यदि ऑडिटर जो है वो संस्था में प्रचलित आंतरिक परीक्षण की प्रणाली से पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है, तो उसे परीक्षण जांच का प्रयोग निसंकोच करना चाहिए। और यदि नहीं हो पाता है तो इस जांच का प्रयोग उसकी लापरवाही का कारण बन सकता है। हर प्रकार के पूर्ण दायित्व अंकेक्षक का ही होता है। हर तरह से पूरा तरह से जो दायित्व होता है वो ऑडिटर का ही होता है। उसे जांच करनी है और अपनी रिपोर्ट लिख करके ये प्रमाणित करना है कि खाते सही हैं। ये उसकी बुद्धिमत्ता और निष्पक्ष निर्णय पर निर्भर होता है कि वो अपना कार्य परीक्षण जांच से पूरा करता है या फिर किसी अन्य प्रोसेस से पूरा करता है। व्यवहार में अंकेक्षक परीक्षण जांच का सहारा लेकर के ही कार्य करते हैं। इसी कारण चार्टर्ड अकाउंटेंट से इंस्टीट्यूट के द्वारा परीक्षण जांच के प्रयोग पर कोई भी आपत्ति नहीं की गई है, और किन लेन देनों में वो गहन जांच करेगा और कहाँ पर परीक्षण जांच करेगा, परीक्षण जांच का आश्रय लेगा, ये सब वो खुद ही तय करेगा। पुस्तकों की बाकियों का अंतर मिलाना। तो कैसे मिलाएंगे हम पुस्तकों की बाकियों का अंतर? यदि खाता बही स्वकीय संतुलन प्रणाली के अनुसार रखी गई है तो ये पता लगाना चाहिए कि अंतर किस खाता बही में है। यदि खाता बही स्वकीय संतुलन प्रणाली के अनुसार अगर रखी गई है तो हमें ये पता लगना चाहिए कि वो अंतर किस खाता बही में है। यदि स्वकीय संतुलन प्रणाली का प्रयोग नहीं होता है तो अंतर का पता लगना कुछ कठिन हो जाता है। ऐसी दशा में कुछ विधियां प्रयोग में लानी चाहिए। कौन कौन सी विधि प्रयोग में लानी चाहिए? तो पहला,
अंकेक्षक को सभी खाता बहियों की बाकियों का तलपट और देनदारों और लेनदारों की सूची से मिलान करना चाहिए। तलपट के जोड़ों को देनदारों और लेनदारों की सूची से मिलाना चाहिए। खाता बही की बाकियों का मिलान करते समय सभी खातों के जोड़ों और उनके दूसरे पृष्ठ पर ले जाई गई रकमों को सावधानी से जांचना चाहिए। और यदि किसी अंक का काटा गया हो, किसी अंक को यदि काट दिया गया हो तो उसमें कोई परिवर्तन किया गया हो तो उसे फिर से देखना चाहिए और इस संबंध में सभी शंकाओं का समाधान भली प्रकार से करना चाहिए। यदि अंतर में 2 का भाग चला जाता है तो ऐसी गलती किसी भी प्रविष्टि को किसी खाते के गलत पक्ष में खातियाने से हो सकती है। जैसे कि उदाहरण के लिए दिया हुआ है कि तलपट के क्रेडिट पक्ष से डेबिट पक्ष में 20 रुपये 50 पैसे अधिक है, तो इसमें 2 डिवाइड देने पर 10 रुपये 25 पैसे आते हैं। तो ये संभव है कि इस रकम की खतौनी क्रेडिट में ना होकर के डेबिट में कर दी गई है। तो ऐसी परिस्थिति में इस पुस्तक की गहन जांच करके 10 रुपये 25 पैसे की रकम का पता लगाना चाहिए। ठीक है। यदि कहीं गलत खाने में राशि के लिखने की गलती हो जाए, जैसे कि अगर 10 रुपये 9 पैसे के स्थान पर अगर हम 9 रुपये 10 पैसे अगर लिख दिए गए हों, तो इसके लिए गहन जांच करनी होगी और ऐसी रकम का पता लगाना होगा। यदि इन उपायों से अंतर का पता ना चले तो अंकेक्षक को तब तक जांच करना जारी रखना चाहिए जब तक कि अंतर ना मिल जाए। यही एकमात्र तरीका रह जाता है, यही एकमात्र तरीका शेष रह जाता है उसे पता लगाने के लिए। उसे खातों के जोड़ों को फिर से बोलने और उन्हें प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों से मिलाने की ज़रूरत पड़ सकती है। कभी कभी अंतर मिलाने के लिए पिछले साल की अंतिम बाकियों को इस साल की प्रारंभिक बाकियों से मिलाना होता है। ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे आंतरिक जांच यानी इंटरनल चेक के बारे में। तो इंटरनल चेक यानी आंतरिक जांच या निरीक्षण कह सकते हैं। ये लेखांकन संबंधी कार्य के व्यवस्थित किए जाने की एक ऐसी पद्धति है जिसमें कि विभिन्न कर्मचारियों के कार्यों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाता है जिससे कि एक व्यक्ति के कार्य का दूसरे व्यक्ति के द्वारा स्वतः ही निरीक्षण हो जाता है और इसमें गलतियां और कपट की संभावना कम रह जाती है। स्पाइसर और पैगलर के अनुसार आंतरिक निरीक्षण कर्मचारियों के कर्तव्यों की ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक ही व्यक्ति किसी लेन देन से संबंधित सभी कार्यों को ना लिख सके, सभी कार्यों को लेन देन से संबंधित सभी कार्यों को ना लिख सके, जिससे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मिले बिना छल कपट हो सके और साथ ही साथ त्रुटियों की संभावना न्यूनतम हो जाए। तो इस प्रकार इस परिभाषा से स्पष्ट है कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में कर्मचारियों के कार्यों और उत्तरदायित्वों का विभाजन इस प्रकार से किया जाता है जिससे कि किसी खाते को प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक एक ही कर्मचारी के द्वारा अभिलिखित न किया जा करके अनेकों व्यक्तियों के द्वारा अभिलिखित किया जाए ताकि त्रुटियां और कपटों पर स्वतः ही नियंत्रण हो जाए। आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली श्रम के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे कि उदाहरण के रूप में किसी ग्राहक से हुई रोकड़ की प्राप्ति खजांची द्वारा रोकड़ बही से दर्ज की जाती है, तो ये प्रविष्टि खाता बही में अन्य क्लर्क के द्वारा की जाती है और इस समव्यवहार से संबंधित खातों का विवरण तीसरे क्लर्क द्वारा ग्राहक को भेजा जाता है और एक के कार्य का दूसरे के द्वारा स्वतः ही निरीक्षण हो जाता है। इसमें अशुद्धियों और कपटों की संभावना जो है वो कम हो जाती है। आंतरिक जांच के उद्देश्य क्या हैं? किसी भी व्यावसायिक संगठन में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का प्रयोग कुछ प्रयोजनों की पूर्ति के लिए किया जाता है। किन किन प्रयोजनों की पूर्ति के लिए आंतरिक जांच किया जाता है? लेखांकन कर्मचारी वर्ग के द्वारा किए जाने वाली त्रुटियां या फिर अशुद्धियों और कपटों को रोकने के लिए किया जाता है। अशुद्धियों और कपटों की तत्काल और सुगमता पूर्वक रोकने के लिए किया जाता है। लेखांकन कर्मचारी वर्ग की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रणाली श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। स्टॉक पर नैतिक नियंत्रण रखने के लिए। कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का इस प्रकार निर्धारण करने के लिए जिससे कि प्रत्येक लिपि किसी विशिष्ट अशुद्धि या कपट के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके। आंतरिक जांच और अंकेक्षक। तो आंतरिक जांच और अंकेक्षक इस आशय का प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ऑडिटर को किस सीमा तक आंतरिक निरीक्षण प्रणाली पर आश्रित रहना चाहिए।
ऐसी सीमा जिस पर ऑडिटर अपने निरीक्षण की प्रणाली पर डिपेंड रह सकता है, उसके द्वारा आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की क्षमता को ज्ञात किए जाने वाले प्रक्रियात्मक परीक्षणों पर आश्रित होनी आवश्यक है। उसे प्रणाली के परीक्षा व्यापार के आकार और प्रकृति के संदर्भ में करनी चाहिए, जिससे कि ये निर्धारित किया जा सके कि किस सीमा तक ये प्रणाली अच्छी और सक्षम हो सकती है। उसे अपने मुवक्किल से आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के प्रवर्तन या लागू किए जाने के संदर्भ में एक संक्षिप्त विवरण प्राप्त करना चाहिए। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की सक्षमता अंकेक्षण कार्य को आसान और सुविधाजनक बना देगी, लेकिन आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का अस्तित्व अंकेक्षण कमी नहीं रहेगी, दायित्वों में कमी नहीं करेगा। वो ऐसे तथ्यों के संबंध में लापरवाही के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जिनकी उसने आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में उन्हें सही स्वीकृति करने से पहले परीक्षा की थी। वो अपने दायित्व पर इस आधार पर मुक्त हो सकता है कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली तो यही थी, लेकिन उसने किसी विशिष्ट कर्तव्यों को पूरा नहीं किया था। ठीक है, तो इसके बाद आगे हम बात करते हैं आंतरिक अंकेक्षण यानी इंटरनल ऑडिट के बारे में। तो क्या है इंटरनल ऑडिट, क्या प्रक्रिया है इसकी? आंतरिक अंकेक्षण प्रबंध का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। इसे किसी भी व्यापारिक संगठन में प्रबंध के रक्षात्मक और रचनात्मक अंग के रूप में वर्णित किया जाता है। ये नियंत्रण का एक ऐसा प्रकार है जिसका काम अन्य प्रकार के नियंत्रण की सक्षमता का अनुमापन करता है। आंतरिक अंकेक्षण का उद्देश्य प्रबंधक वर्ग को उनके दायित्वों के प्रभावी निर्वहन में विशेष सहायता देता है। आंतरिक अंकेक्षण का उद्देश्य प्रबंधक वर्ग को उनके दायित्वों के प्रभावी निर्वहन में सहायता प्रदान करना ही है। आंतरिक अंकेक्षण का उद्देश्य ये होता है कि प्रबंधक वर्ग को उनके दायित्व के प्रभावी निर्वहन में सहायता प्रदान करना। तो आंतरिक अंकेक्षण के उद्देश्यों में कुछ शामिल है। तो क्या क्या आंतरिक अंकेक्षण के उद्देश्य हैं? पहला तो समव्यवहारों की सत्यता और शुद्धता की सत्यापित करना, ये जांच पड़ताल करना कि व्यवसाय में प्रमाणिक लेखांकन पद्धतियों का पालन किया जा रहा है या फिर नहीं। लेखांकन स्टॉक का उपयुक्त वित्तीय लेखांकन अभिलेखों के संबंध में मार्गदर्शन करना, वित्त और नियंत्रण के मामलों में प्रबंधक वर्ग को सलाह देना और आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली में सुधार के संबंध में सुझाव देना। ये उद्देश्य है आंतरिक परीक्षण का। आगे हम बात करते हैं, आंतरिक अंकेक्षण का उद्देश्य था वो। तो आगे हम बात करेंगे कि आंतरिक जांच और आंतरिक अंकेक्षण। आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण दोनों ही आंतरिक नियंत्रण की ही तकनीकियां हैं। आंतरिक निरीक्षण या आंतरिक जांच और आंतरिक अंकेक्षण दोनों ही आंतरिक नियंत्रण की ही तकनीकियां हैं। आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण के बीच विशेष अंतर यह हो जाता है कि आंतरिक निरीक्षण के अंतर्गत लेखांकन संबंधी काम इस प्रकार से विपरीत होता है जिससे कि एक लिपि के कार्य का दूसरा द्वारा यानी स्वतः ही निरीक्षण हो जाता है। ठीक है, आंतरिक निरीक्षण के अंतर्गत लेखांकन संबंधी कार्य इस प्रकार से विपरीत होता है जिससे कि एक लिपिक के कार्य का दूसरे के द्वारा स्वतः ही निरीक्षण हो जाना। और आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण के मध्य दूसरा प्रमुख अंतर ये है कि आंतरिक निरीक्षण के अंतर्गत काम जो है वो इस प्रकार विभाजित हो जाता है जिससे कि एक लिपिक के कार्य का दूसरे लिपिक के द्वारा साथ साथ स्वतः ही निरीक्षण कर लिया जाता है। इसके विपरीत आंतरिक अंकेक्षण में एक लिपिक के कार्य का निरीक्षण उसके द्वारा कार्य पूरा किए जाने के बाद आंतरिक अंकेक्षण के द्वारा किया जाता है। और तीसरा प्रमुख अंतर ये है कि आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली इससे विभाज्य होती है जिसके अशुद्धियां या फिर त्रुटियों और कपटों की संभावना कम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण में अशुद्धियां और कपट जो पहले ही हो चुकी है कि आसानी से खोजा जा सकता है। आगे बात करते हैं आंतरिक अंकेक्षण और वैधानिक अंकेक्षण के बारे में। वैधानिक अंकेक्षण एक ऐसा अंकेक्षण है जो कि कंपनीज अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। वैधानिक अंकेक्षण कंपनीज अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण और वैधानिक अंकेक्षण के अब अंतर हम जानेंगे क्या है।
आंतरिक अंकेक्षण प्रबंधन वर्ग की इच्छा पर किया जाता है, जबकि जो वैधानिक अंकेक्षण है वो विधि या कानून के अंतर्गत किया जाता है और ये संयुक्त पूंजी कंपनियों के मामलों में कानूनी रूप से अनिवार्य है। आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति प्रबंधक के द्वारा की जाती है, जबकि वैधानिक अंकेक्षण की नियुक्ति अंशधारकों के द्वारा की जाती है। ठीक है, आंतरिक अंकेक्षण जो होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रबंधक करता है, लेकिन वैधानिक अंकेक्षण को अपॉइंट कौन करता है? अंशधारकों के द्वारा किया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण चालू अंकेक्षण का ही एक प्रकार है, जबकि जो वैधानिक अंकेक्षण है वो अंतिम खातों के तैयार होने के बाद ही किया जा सकता है। आंतरिक अंकेक्षण चालू अंकेक्षण का ही एक प्रकार है, लेकिन वैधानिक अंकेक्षण अंतिम खातों के तैयार होने के बाद किया जा सकता है। आंतरिक या निजी अंकेक्षण का प्राथमिक कर्तव्य अशुद्धि और कपटों की खोज करना है, जबकि वैधानिक अंकेक्षण का प्रमुख कार्य ये रिपोर्ट प्रस्तुत करना है कि क्या बैलेंस शीट और लाभ एवं हानि खाते विधि या कानून के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं। ये वैधानिक अंकेक्षण का कार्य है। आंतरिक या निजी अंकेक्षक या पारिश्रमिक प्रबंधक वर्ग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आंतरिक या निजी अंकेक्षक या पारिश्रमिक प्रबंधन वर्ग के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, जबकि वैधानिक अंकेक्षक या पारिश्रमिकों अंशधारकों के द्वारा सामान्य बैठक में निर्धारित किया जाता है। कंपनी अंकेक्षक की क्या योग्यताएं होनी चाहिए? कंपनीज अधिनियम 1956 धारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 226 के अनुसार कंपनी की अंकेक्षक चार्टर अकाउंटेंट्स अधिनियम 1949 के अर्थों में चार्टर अकाउंटेंट्स होना चाहिए। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 226 के अनुसार कंपनी का ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंट्स अधिनियम 1949 के अर्थों में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होना चाहिए। एक फर्म जिसके समस्त साझेदारी भारत में ही चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 226 के 2 के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो कि मर्यादित अंकेक्षक प्रमाण पत्र यानी भाग बी राज्य के अंतर्गत प्रमाण पत्र रखता है, वो अंकेक्षक के रूप में कार्य करने के लिए योग्य या अधिकृत है। केंद्र सरकार धारा 226 के 2B के अंतर्गत राजकीय राज्य पत्र में अधिसूचना जारी करके ऐसे प्रमाण पत्रों के अनुदान नवीनीकरण के संबंध में नियमों की व्यवस्था कर सकता है और ऐसे प्रयोजनों के लिए दशाओं और प्रतिबंधों को भी निर्धारण कर सकती है। अंकेक्षक की निर्योग्यताएं क्या हो सकती है? कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 226 के 3 के प्रावधानों के अनुसार कुछ व्यक्तियों में से कोई भी कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त होने का योग्य नहीं है। कौन कौन से व्यक्ति? कोई भी समामेलित संस्था या निगम, कंपनी का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, ऐसा व्यक्ति जो कि कंपनी का 1000 रुपये या इससे अधिक धनराशि का ऋणी हो, या उसने कोई जमानत दी है, या उसने किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा 1000 रुपये या इससे अधिक राशि का ऋण लेने में जमानत दी है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो योग्य नहीं होते हैं अंकेक्षक के लिए। और ऐसे व्यक्ति जो कि कंपनी का 1000 रुपये या उससे अधिक धनराशि का ऋण है, उसे जमानत नहीं दी गई है, या उसने किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा 1000 रुपये या इससे अधिक धनराशि का ऋण लेने में जमानत दी है, और ऐसा व्यक्ति जो कि उस कंपनी का जो कि संबंधित कंपनी की प्रबंधन अधिकर्ता या सचिवों या कोषाध्यक्षों में से है, निर्देशक या व्यक्तिगत कंपनी का सदस्य या फर्म साझेदारी हो, ऐसा व्यक्ति जो कि उस कंपनी का संचालक या उसकी प्रार्थित पूंजी के 5% से अधिक अंशों को लिए हुए हैं, जो कि नियोक्ता कंपनी के प्रबंध अभिकर्ता या सचिव या फिर कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही है। यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा कोई अंश किसी तीसरे व्यक्ति के नामांकित व्यक्ति या न्यासी के रूप में धारण किए जाते हैं और धारणकर्ता का किसी भी प्रकार से लाभकारी हित नहीं है, तो वे 5% शेयरों में शामिल नहीं माने जाएंगे। अब आगे हम बात करते हैं कि अंकेक्षक की नियुक्ति कैसे होती है। अंकेक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया और क्या है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। कंपनी के प्रथम अंकेक्षक संचालक या निर्देशक मंडल के द्वारा कंपनी के पंजीकरण की तिथि से 1 महीने के अंदर अंदर नियुक्त कर दिए जाते हैं। ऐसे अंकेक्षकों का कार्यकाल प्रथम वार्षिक साधारण सभा के अंत तक होता है।
यदि प्रथम अंकेक्षकों की नियुक्ति संचालक मंडल के द्वारा नहीं की जाती है तो उनकी नियुक्ति कंपनी के द्वारा साधारण सभा में की जाती है और उनका कार्यकाल प्रथम वार्षिक साधारण सभा के अंत में होगा। प्रत्येक कंपनी प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा में एक अंकेक्षक की नियुक्ति करेगा जो कि आगामी वार्षिक साधारण सभा के अंत तक अपने पद को धारण करेगा। सरकारी कंपनी के अंकेक्षक केंद्रीय सरकार के द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं। सरकारी कंपनी के जो अंकित ऑडिटर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भारत के नियंत्रक और तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं। सेवानिवृत्ति अंकेक्षक को भी वार्षिक सभा में पुनः नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वो फिर से नियुक्त करने योग्य नहीं होगा। किन किन परिस्थितियों में सेवानिवृत्ति फिर से नियुक्त होने योग्य नहीं होगा? यदि वो पुनः नियुक्ति के योग्य ना हो, यदि उसने अपनी अनिच्छा के संबंध में कंपनी को लिखित नोटिस दे दिया हो, यदि सभा में उसके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को नियुक्त किए जाने के संबंध में स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी गई हो, यदि कंपनी को इस आशय का नोटिस दिया जा चुका है कि सेवानिवृत्त अंकेक्षक के स्थान पर अन्य व्यक्ति की नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव पारित करके, और यदि ऐसे प्रस्ताव को ऐसे व्यक्ति की मृत्यु, अक्षमता या अयोग्यता के कारण कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। आकस्मिक या अस्थायी नियुक्तियां। संचालक मंडल अंकेक्षक के त्यागपत्र दिए जाने के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति के अलावा अन्य सभी आकस्मिक रिक्तियों को भर सकता है। अंकेक्षक के त्यागपत्र देने के कारण हुई रिक्ति के केवल साधारण सभा द्वारा ही भरी जाएगी। अंकेक्षक के त्याग पत्र देने के कारण जो रिक्त स्थान बचा है वो केवल साधारण सभा द्वारा ही भरी जा सकेगी। आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया गया अंकेक्षक आगामी साधारण सभा तक अपने पद पर रहेगा। अंकेक्षक का हटाया जाना। अंकेक्षक साधारण सभा द्वारा केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से हटाया जा सकता है। अंकेक्षक कैसे हटा सकता है? केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से हटाया जा सकता है। संचालक मंडल द्वारा नियुक्त प्रथम अंकेक्षक अपने कार्यकाल की समाप्ति होने से पहले केंद्र सरकार के अनुमोदन के बिना भी पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए मीटिंग के शुरू होने के कम से कम 14 दिन पहले उसे नोटिस दिया जाएगा। इस नोटिस को देने के प्रयोजन ये है कि अंकेक्षक यदि चाहे तो कंपनी के समक्ष लिखित विरोध प्रस्तुत कर सकता है। तो इस संबंध में अंकेक्षक को वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित होने और अपनी बात को कहने का अधिकार होता है, लेकिन उसको हटाने से पहले 14 दिन पहले उसको नोटिस दिया जाना चाहिए। अंकेक्षक का पारिश्रमिक बात करते हैं। अंकेक्षक को पारिश्रमिक कैसा मिलता है? अंकेक्षक को पारिश्रमिक नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यदि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी संचालक मंडल, केंद्रीय सरकार, साधारण सभा के रूप में सम्मिलित अंशधारकों में से कोई भी हो सकता है। ये नियुक्तिकर्ता जो है, जो कि अंकेक्षक की नियुक्ति करता है, वो नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी संचालक मंडल, केंद्रीय सरकार, साधारण सभा के रूप में सम्मिलित अंशधारकों में से कोई भी हो सकता है। यदि अंकेक्षक की नियुक्ति साधारण सभा में की गई है तो उसका यदि अंकेक्षक की नियुक्ति साधारण सभा में की गई है लेकिन उसका पारिश्रमिक साधारण सभा में निर्धारित नहीं किया गया है, तो साधारण सभा उस प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकती है जिसके अनुसार अंकेक्षक का पारिश्रमिक निर्धारित किया जाएगा। तो आपको मालूम चल गया कि अंकेक्षक को पारिश्रमिक किस प्रकार से मिलता है, जो नियुक्तिकर्ता होते हैं या फिर। तो कंपनी अंकेक्षक के अधिकार और शक्तियाँ क्या होती हैं? कंपनी अंकेक्षक के पास क्या अधिकार होती है, क्या शक्तियाँ होती हैं? उसे कंपनी खाता और प्रमाणकों को देखने का अधिकार होता है। कंपनी अंकेक्षक को कंपनी खाता और प्रमाणकों को देखने का अधिकार होता है। वो कंपनी के निर्देशकों या अधिकारियों से ऐसे स्पष्टीकरणों और सूचनाओं की मांग कर सकता है जिन्हें वो अपने पदी कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में आवश्यक समझे। कंपनी के निर्देशकों या फिर अधिकारियों से ऐसे स्पष्टीकरण और सूचनाओं की मांग कर सकता है जिन्हें वो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में आवश्यक समझे। उसे कंपनी के शाखा कार्यालयों के निरीक्षण करने का अधिकार है। कंपनी अंकेक्षक को कंपनी शाखा कार्यालयों के निरीक्षण करने का भी अधिकार होता है। उसे साधारण सभा संबंधी सूचना प्राप्त करना और साधारण सभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। अंकेक्षक को अपने विरुद्ध विधि न्यायालय में दायर वाद में यदि वो मुकदमा जीत चुका है तो
वहन किए गए किसी भी दायित्व के विरुद्ध क्षतिपूर्ण करने का अधिकार होता है अंकेक्षक के पास। अंकेक्षक को अंकेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है। अब आगे हम बात करेंगे अंकेक्षक का धारण अधिकार। तो ऐसे अंकेक्षक को ऐसी खाता बहियों के संबंध में जिसका कि वो अंकेक्षण कर चुका है किसी भी प्रकार का धारण अधिकार प्राप्त नहीं है। इसका कारण ये है कि ऐसे खाते कंपनी के प्रधान कार्यालय पर जनता और अंशधारकों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होते हैं। अब प्रमाणन का क्या अर्थ है? अंकेक्षण के लिए हिसाब किताब की पुस्तकों के लेखों को प्रमाणित करना विशेष महत्वपूर्ण कार्य होता है। एक व्यापारिक संस्था का लेखपाल प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में प्रविष्टियां करता है। अब प्रश्न है कि प्रविष्टियां किस आधार पर की गई है और उनके लेखपाल के पास संस्था से संबंधित क्या प्रमाण पत्र है। तो ये सर्वविदित है कि लेखपाल ऐसी भी प्रविष्टि नहीं करता है जिसके लिए सही और पर्याप्त प्रमाण नहीं होता। यदि करता है तो वो खातों की अशुद्धि मानी जाएगी और ऐसा कार्य धोखा और छलकपट का उदाहरण होगा। तो ऐसी संस्था की लेखा पुस्तकों में ऐसा कोई भी प्रमाणक ना हो जिसकी प्रविष्टि ना की गई हो। जब अंकेक्षक खातों की शुद्धता, सत्यता और पूर्णता के संबंध में अपनी रिपोर्ट देता है तो उसने देखना होता है कि हिसाब किताब की पुस्तकों में किया हुआ आरंभिक लेखा सत्य है, उचित प्रमाणकों से अधिकृत है और इसके पीछे कोई छलकपट नहीं है। यही प्रमाणन कहलाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नैतिक जांच और प्रमाणन। बहियों का जोड़ निकालना, अगले पृष्ठ पर ले जाना, खतौनी करना, खातों का शेष निकालना और इन बाकियों को तलपट में ले जाना इत्यादि कार्यों की जांच नैतिक जांच कहलाती है। नैतिक जांच के लिए अंकेक्षक विशेष चिन्हों का प्रयोग करता है। अभी आगे आपने पढ़ा कि नैतिक जांच के लिए सिंबल का प्रयोग होना चाहिए। यदि प्रमाणन का कार्य आरंभ मात्र है तो नैतिक जांच इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसके बिना लेखों की शुद्धता प्रमाणित नहीं हो सकती है। व्यापक दृष्टि से नैतिक जांच प्रमाणन का ही अंग है। प्रमाणन में नैतिक जांच शामिल है। अंतर केवल यही होता है कि प्रमाणन कागजी प्रमाणकों से प्रविष्टियों की जांच है और शेष कार्य यानी लेखे करना, खतौनी करना, शेष निकालना, तलपट में ले जाना, ये सारे कार्य जो है नैतिक जांच के भाग हैं। तो नैतिक जांच प्रमाणन के अंतर्गत आ जाती है। प्रमाणन के उद्देश्य क्या होते हैं? प्रमाणन का मुख्य उद्देश्य पुस्तकों के लेखों की शुद्धता और सत्यता प्रमाणन करना है, जिससे अंकेक्षक ये विश्वास कर सके कि सभी लेन देन जिनका व्यापार से संबंध है पुस्तकों में लिख दिए गए हैं। ऐसा कोई भी सौदा नहीं लिखा गया है जिसका व्यापार से संबंध नहीं है और सभी प्रकार के लेखे पूर्ण रूप से अधिकृत हैं और सही हैं, यानी उनके लिए उचित और पर्याप्त प्रमाण पत्र संख्या के पास मौजूद है और वे संस्था के नियमों के अनुसार किए गए हैं। सभी लेखे सत्य हैं और यानी प्रत्येक लेखे से संबंधित प्रमाणक संस्था के पास मौजूद हैं। यदि कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं है तो ऐसी शंका होने पर अंकेक्षक संस्था के अधिकारियों से आवश्यक प्रमाण मांग सकता है। प्रमाणन का महत्व क्या है? प्रमाणन की परिभाषा और उद्देश्य समझ लेने से पता चल जाता है कि प्रमाणन अंकेक्षक का प्रारंभिक कार्य है। प्रविष्टियों की जांच से ही अंकेक्षण प्रारंभ हो जाता है। इस कारण ये एक आधारभूत कार्य हो जाता है, लेकिन प्रमाणन बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है। प्रमाणन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। कागजी सबूतों से पुस्तकों की प्रविष्टियों की जांच इसलिए की जाती है जिससे कि एक निश्चित समय के सभी लेन देनों की जांच की जा सके कि सभी लेखे लिख दिए गए हैं। इस कार्य को करने में अंकेक्षक को बड़ी सावधानी और सतर्कता से देखना होता है। प्रमाणन कार्य को भली प्रकार से ही अंकेक्षक ये विश्वास पूर्वक कह सकता है कि संस्था की पुस्तकें सही हैं और संस्था का चिट्ठा उसकी वास्तविक स्थिति को प्रकट करता है। प्रमाणन से लेखे की शुद्धता का ज्ञान हो सकता है। यदि अंकेक्षक प्रमाणन के कार्य को चतुराई से पूरा कर लेता है तो आगे का कार्य सरल हो जाता है। आगे के सभी कार्य प्रमाणन पर ही आधारित होते हैं। प्रमाणन वास्तव में अंकेक्षण की आत्मा है। प्रमाणन जो है वास्तव में अंकेक्षण की आत्मा है। इस कथन में कोई भी अत्युक्ति नहीं है। अब बात करते हैं प्रमाणन के बाद प्रमाणक के बारे में। तो प्रमाणन में वे सभी कागजी सबूतें होते हैं जो कि पुस्तक के लेखों के लिए उचित व्यवस्था के साथ रखे जाते हैं। लेकिन प्रमाणक एक बड़ा व्यापक शब्द है।
रसीद, बीजक, प्रसन्न विदा, मांग पत्र, पुस्तक या पुस्तिका, बिल, आदेश की प्रतिलिपि, पत्र, प्रपत्र या अन्य कोई भी लिखित प्रमाणन जो कि किसी लेन देन की पुष्टि करता है प्रमाणक कहलाता है। ठीक है, प्रमाणक ये कहलाता है। पुस्तकों में प्रविष्टियों के करने के लिए पर्याप्त और उचित प्रमाणक होना अति आवश्यक है। एक प्रविष्टि के लिए एक या फिर अनेक प्रमाणक हो सकते हैं। तो प्रमाणक जो है दो प्रकार के होते हैं, मूल प्रमाणक और गौण। बात करते हैं मूल क्या है। असली लिखित सबूत मूल प्रमाणक होता है, जैसे कि क्रय के भुगतान के लिए बीजक प्रमाणक होता है। क्रय के भुगतान के लिए बीजक प्रमाणक होता है, ये मूल प्रमाणक है। गौण प्रमाणक क्या है। जब किसी प्रविष्टि के लिए मौलिक सबूत प्राप्त नहीं होता है तो मूल प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां दी जाती हैं अथवा कोई भी अन्य सहायक पत्र पेश किया जाता है जिससे कि ऑडिटर की शंका का समाधान हो सके। ऐसा प्रमाणक गौण प्रमाणक कहलाता है। मूल प्रमाणक के उपलब्ध होने के साथ साथ गौण प्रमाणक की जांच भी सहायक होती है, जैसे कि नकद भुगतान के लिए प्राप्त रसीद मूल प्रमाणक होगा और अन्य प्रपत्र जैसे कि बीजक, बिल, मांग पत्र आदि जो है ये गौण प्रमाणक होंगे। सभी प्रकार के प्रमाणकों को सावधानी पूर्वक रखना चाहिए और व्यवस्था के साथ फाइल करना चाहिए ताकि आवश्यकता के समय उनका उपयोग किया जा सके। प्रमाणकों की जांच करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आगे कुछ तथ्य दिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं। सभी प्रमाणकों पर क्रम के अनुसार संख्या पढ़नी चाहिए। सभी प्रमाणकों पर उसके क्रम के अनुसार, सीक्वेंस के अनुसार संख्या उसकी पढ़नी चाहिए और उनकी फाइल करने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा ना करने से ऑडिटर को काफ़ी समय किसी विशेष प्रमाणक की तलाश करने में लग जाता है। जिन प्रमाणकों की अंकेक्षक जांच कर ले उनको रबड़ की मुहरों के विशेष चिन्हों से रद्द कर देना चाहिए ताकि एक प्रमाणक दो बार ना दिखाया जा सके। उसको रद्द कर देना चाहिए। किस चीज़ से? रबड़ की मुहरों के विशेष चिन्हों से, मुहर से। जो प्रमाणक साझेदार, संचालक, मैनेजर या मंत्री आदि में से किसी के नाम से लिखा गया है उसके विषय में ये देख लेना चाहिए कि प्रमाणक का संबंध संख्या से है। यदि ऐसा प्रमाणक क्रय से संबंधित है तो क्रय के लिए सभी आवश्यक लेखों की जांच करनी चाहिए ताकि विश्वास हो सके कि क्रय किया हुआ माल संस्था में प्राप्त हुआ है। किसी विशेष पुस्तक से या फिर किसी विशेष समय से संबंधित प्रमाणकों को एक ही बैठक में जांचने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे कार्य का तांता बंधा रहता है। अंकेक्षक को यह विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक प्रमाणक किसी उत्तरदायी कर्मचारी के द्वारा सही प्रमाणित किया जाता है। ठीक है, अंकेक्षक को यह विशेषकर देखना चाहिए कि प्रत्येक प्रमाणक किसी उत्तरदायी कर्मचारी के द्वारा सही प्रमाणित किया जाता है। उस कर्मचारी के हस्ताक्षर भी होने चाहिए उसमें। खोए हुए प्रमाणकों और रसीदों के लिए एक सूची तैयार करना चाहिए और एक उत्तरदायी कर्मचारी से इनके खो जाने के कारणों का पता लगाना चाहिए। और दूसरा, नकलें प्राप्त करनी चाहिए ताकि उनके लिए पर्याप्त सबूत मिल सके। किसी प्रकार के धोखे से बचाव करने के लिए ऐसे प्रपत्रों की सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए। तो ये दोनों तरीका है खोए हुए प्रमाणकों और रसीदों के लिए। प्रमाणकों की जांच करते समय अंकेक्षक की संस्था के किसी कर्मचारी की सहायता नहीं लेनी चाहिए। प्रमाणकों की जांच करते समय पूंजीगत और आयगत आय और व्यय में अंतर नहीं किया जाता है, जिसका लाभ हानि खाते और चिट्ठे पर प्रभाव पड़ता है। केवल विशेष परिस्थितियों में जब कार्य की सीमा विस्तृत होती है, विस्तृत निरीक्षण संभव नहीं हो सकता, तो अंकेक्षक परीक्षण जांच का सहारा ले सकता है। ये ध्यान रहे कि इस संबंध में पूर्ण दायित्व तो अंकेक्षक का ही है। तो ऑडिट के बारे में कुछ विशेष तथ्य जानते हैं। अंकेक्षण के अंतर्गत लेखांकन के लेखों की जांच और सत्यापन आता है। इस संबंध में अंकेक्षक आवश्यक प्रमाण देखता है और प्रमाणों के आधार पर अंकेक्षण की कार्यवाही करता है। अंकेक्षण का कार्य करते समय अंकेक्षक को, ऑडिटर को प्रत्येक क्षण सतर्क रहना चाहिए। ऑडिटिंग का काम करते समय ऑडिटर को हर समय अलर्ट रहनी चाहिए। जिस किसी संस्था द्वारा अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है उसको सभी लेखों की जांच करके उनकी सत्यता के बारे में प्रमाण पत्र देना अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र के अंतर्गत होता है। जिस किसी भी संस्था द्वारा ऑडिटर
अपॉइंट किया जाता है उसके सभी लेखों की जांच करके उनकी सत्यता के बारे में प्रमाण पत्र देना अंकेक्षण के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत होता है। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य इन्हीं वित्तीय विवरणों का सत्यापन करना है। अंकेक्षक स्वीकृति का परीक्षण करता है। इसके लिए वो ये देखता है कि व्यवसाय के सभी व्यवहार उचित रूप से अधिकृत हैं या फिर नहीं। पुस्तक पालक अथवा लेखपाल से लेखा पुस्तकों में त्रुटियां हो जाना स्वाभाविक है। यही कारण है कि वित्तीय विवरणों को सत्यापित करने के पहले अंकेक्षक को ये देखना होता है कि उनमें कोई त्रुटि तो नहीं है, उनमें कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है। और एक अंकेक्षक नैतिक जांच और प्रमाणन के दौरान बड़ी आसानी से इनका पता लगा लेता है। किस जांच से? नैतिक के जांच और प्रमाणन के दौरान। त्रुटियां दो प्रकार की हो सकती हैं, तलपट द्वारा प्रकट न की जाने वाली त्रुटियां और तलपट द्वारा प्रकट कर देने वाली त्रुटियां। एक निश्चित इरादे से सुनियोजित ढंग से और जानबूझ करके जो त्रुटि की जाती है उसे छल कपट कहते हैं। छल कपट 3 प्रकार के होते हैं। आपने आगे इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला था उसमें आपने पढ़ा था कि छल कपट कितने प्रकार के होते हैं। पहला रोकड़ का गबन, दूसरा माल इत्यादि का गबन और तीसरा लेखों में धोखेबाजी। तो ये 3 प्रकार के छल कपट होते हैं। यदि अंकेक्षक को गबन की आशंका, तो अगर अंकेक्षक को ऑडिटर को गबन की आशंका हो तो उसे गबन की जांच के लिए परिस्थितियों के अनुसार उन सभी विधियों को अपनाना चाहिए जिन्हें कि वो उचित समझता हो। स्पाइसर एवं पैगलर के अनुसार अंकेक्षक को ये नहीं सोचना चाहिए कि आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली बहुत ही संतोषजनक है, इसलिए उसे विस्तृत जांच करने की आवश्यकता नहीं है। डिक्सी के अनुसार ये अवश्य याद रखना चाहिए कि अंकेक्षक जो अपने कर्तव्यों में लापरवाही के कारण कपट का पता नहीं लगा पाता है, उन्हें नियोक्ता को ऐसी पूर्ण क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा जो इस नियोक्ता ने इस कपट के कारण उठाई हो। अंकेक्षक को ईमानदार होना चाहिए, ऑडिटर को ईमानदार होना चाहिए। यदि उसने ईमानदारी से कार्य नहीं किया फिर भी त्रुटियों और कपटों का पता नहीं लगाया पाया तो उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकेगा। अंकेक्षक को ईमानदार होना चाहिए। यदि उसने ईमानदारी से कार्य नहीं किया है फिर भी त्रुटियों और कपटों का पता नहीं लगा पाया है तो उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकेगा। किसी भी व्यावसायिक संस्था की सफलता उसके सही और विधिवत खातों पर निर्भर करती है। खातों के सही होने का प्रमाण अंकेक्षण द्वारा प्राप्त होता है। अंकेक्षण का सबसे प्रमुख लाभ ये है कि अंकेक्षण के दबाव के कारण लेखे हर समय पूर्ण रहते हैं। जिन संस्था में चालू अंकेक्षण होता है वहाँ तो लेखों को हर क्षण में पूर्ण रखना अनिवार्य साई होता है। कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कंपनी का अंकेक्षण अनिवार्य है, जिसका तात्पर्य ये है कि अंकेक्षण से कंपनी को महत्वपूर्ण लाभों की उपलब्धि होती है। व्यापार के स्वामी को तो अंकेक्षण से लाभ होते हैं, व्यापार के स्वामी को तो अंकेक्षण से लाभ ही होता है। इसके अतिरिक्त उन व्यक्तियों को भी लाभ होते हैं जो कि अंकेक्षण कराने वाली फर्म के संपर्क में आते हैं। अंकेक्षण से संपूर्ण राष्ट्र को लाभ होता है क्योंकि अंकेक्षण रिपोर्ट में सफल, असफल, बुरे और बेईमानी से कार्य करने वाले व्यापारियों का पता चलता है। तो इसीलिए हर किसी के लिए, राष्ट्र के लिए लाभ होता है इसमें। आवर्तन के आधार पर अंकेक्षण को 3 भागों में बांटा जा सकता है। किसके आधार पर? आवर्तन के आधार पर। पहला सामयिक या वार्षिक अंकेक्षण, दूसरा चालू अंकेक्षण और तीसरा अंतरिम अंकेक्षण। इन तीनों अंकेक्षण के बारे में मैंने जो प्रीवियस वीडियो जो मैंने कल डाला है, इन तीनों अंकेक्षण के बारे में बड़े ही विस्तार पूर्वक से मैंने बताया है, तो आप जाकर के उसको देख लीजिए। यदि किसी संस्था में अधिक कार्य होता है तो अंकेक्षक अपने स्टाफ के कुछ व्यक्तियों की ड्यूटी स्थायी रूप से संस्था के कार्यालय में ही लगा देता है, जो कि प्रतिदिन अंकेक्षण का कार्य करते हैं। इसे सतत अंकेक्षण या विस्तृत अंकेक्षण या निरंतर अंकेक्षण भी कहते हैं। साल के अंत तक किया गया अंकेक्षण वार्षिक अंकेक्षण कहलाता है और वर्ष के बीच में किसी उद्देश्य के लिए किया गया अंकेक्षण अंतरिम अंकेक्षण कहलाता है। ठीक है, जो वर्ष के अंत तक जो अंकेक्षण किया जाता है वो अंकेक्षण वार्षिक अंकेक्षण कहलाता है, जबकि जो बीच में किसी भी विशेष उद्देश्य से अगर किया गया अंकेक्षण हो तो उसे अंतरिम अंकेक्षण कहते हैं। ऐसे अंकेक्षण में अंकेक्षण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। अंकेक्षक की नियुक्ति अंशधारियों द्वारा की जाती है और वो अंशधारियों के प्रतिनिधि के रूप में ही कार्य करता है।
कंपनी अधिनियम 1956 के अतिरिक्त अन्य विशेष अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों अथवा निगमों को भी अपना अंकेक्षण करना अनिवार्य है और ऐसा अंकेक्षण उस विशेष अधिनियमों की व्यवस्थाओं द्वारा शासित होता है जिसके अंतर्गत उस कंपनी अथवा निगम की स्थापना हुई है। शासकीय अंकेक्षण का आशय है शासकीय कार्यालयों एवं विभाग के हिसाब किताब का अंकेक्षण। भारत में इसके सबसे बड़े अधिकारी को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं और इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अंकेक्षण विभाग में बहुत से अधिकारी और कर्मचारी होते हैं जिनके अधिकार, कर्तव्य और दायित्व किसी विधान द्वारा नहीं वरन शासन की नियमावली द्वारा निर्धारित होते हैं। जिन संस्थाओं का केंद्रीय या राज्य सरकार से कोई भी अनुदान प्राप्त होता है उनके अनुदान की रकम के खर्चे का अंकेक्षण भी महालेखापाल के कार्यालय द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारों में एक स्थानीय कोष अंकेक्षण विभाग होता है जो कि नगरपालिकाओं, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायत के हिसाब किताब की जांच करता है। जो राज्य सरकार में जो स्थानीय कोष अंकेक्षण विभाग होता है वो नगरपालिका, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत आदि के हिसाब किताब की जांच करता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 151 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के विभागों से संबंधित महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को दी जाती है और संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखी जाती है। राज्य सरकार के विभाग से संबंधित महालेखपाल की रिपोर्ट उस राज्य के राज्यपाल को दी जाती है। राज्य सरकार के विभाग से जो रिलेटेड महालेखापाल की रिपोर्ट होती है वो राज्य के गवर्नर को दी जाती है, स्टेट गवर्नर को दी जाती है और राज्य विधानसभा के सम्मुख पेश की जाती है। क्षेत्र के आधार पर अंकेक्षण को 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला पूर्ण अंकेक्षण, आंशिक अंकेक्षण, प्रामाणिक अंकेक्षण, प्रासंगिक अंकेक्षण और आंतरिक अंकेक्षण। जब व्यवसाय का स्वामी ये चाहता है कि उसकी समस्त लेखा पुस्तकों की विधि पूर्वक जांच की जाए जिसको कोई भी सौदे या खाते अथवा अन्य संबंधित हिसाब के लेखे जांच से ना छूटे तो ऐसी जांच को पूर्ण अंकेक्षण कहा जाता है। विधान के अंतर्गत संयुक्त स्कंद कंपनी का अंकेक्षण सदैव ही पूर्ण अंकेक्षण होता है। जब कुछ विशेष मदों पर पूर्ण अंकेक्षण करना हो और शेष पर सरसरी निगाह डालनी हो जबकि वहां आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू हो तो इस प्रकार के अंकेक्षण को प्रामाणिक अंकेक्षण कहते हैं। इस प्रकार के अंकेक्षण का वर्णन रोनाल्ड ए आयरिश ने किया है। जब कोई संस्था किसी विशेष उद्देश्य से केवल अपनी रोकड़ बही और उससे संबंधित प्रलेखों और वाउचरों का ही अंकेक्षण करती है तो ऐसे अंकेक्षण को रोकड़ अंकेक्षण कहते हैं। रोकड़ अंकेक्षण के बारे में भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है अच्छे से। कंपनी के वैधानिक सभा के पूर्व अंकेक्षक द्वारा जो अंकेक्षण कंपनी के लेखा कर्म का किया जाता है उसे वैधानिक रिपोर्ट अंकेक्षण कहते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 165 के अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी को व्यापार प्रारंभिक करने के प्रमाण पत्र पाने के बाद कम से कम 1 महीने और अधिक से अधिक 6 महीने के अंदर एक सभा करनी पड़ती है जिसे कि वैधानिक सभा कहते हैं। प्रबंधन अंकेक्षण के अंतर्गत अंकेक्षक इस बात को सत्यापित करते हैं कि संस्था के प्रबंधन का परिचालन संगठन चार्टर, संगठन नियमावली अथवा प्रबंधन गाइड यानी जिसमें कि प्रबंधन के अलग अलग स्तरों के अधिकारी, कर्तव्य और दायित्व परिभाषित है उनके अनुसार हो रहा है अथवा नहीं। ये अंकेक्षण प्रबंधन की सहायता के लिए होता है। अंकेक्षक केवल व्यापार संबंधी लेन देन के प्रमाणक तक ही अपने को सीमित नहीं रखता है वरन वो प्रबंधकों के कार्यों और निर्णयों के प्रभाव, विवेक और नियमितता का परीक्षण भी करता है। अंकेक्षक को वित्तीय व्यवहार के अंतर्गत किए गए खर्चों को औचित्य की भी जांच करनी पड़ती है। इन खर्चों की नियमानुकूलता और लेखे की जांच तो वैधानिक अंकेक्षक द्वारा ली जाती है, लेकिन वैधानिक अंकेक्षक ये नहीं जांचता कि खर्चा बुद्धिमानी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक और मितव्ययिता पूर्वक किया गया है या फिर नहीं। परिचालन अंकेक्षण का प्रयोग श्री मिंटो ने अपने लेख परिचालन अंकेक्षण में लगभग 33 साल पहले किया था। किसने? श्री मिंटो ने परिचालन अंकेक्षण का प्रयोग। परिचालन अंकेक्षण के कुछ स्तर होते हैं। क्या स्तर है? जांच करना है, मूल्यांकन करना, सत्यापन करना, संस्तुतियां देना और रिपोर्ट करना। ये परिचालन अंकेक्षण के स्तर हैं।
व्यवसाय के लिए निर्धारित नीतियां, योजनाओं, नियमों और उपनियमों का पालन पूरी तरह से एक कार्यक्षमता के साथ ही किया जा रहा है या नहीं, इसकी जांच करना कार्यक्षमता अंकेक्षण कहा जाता है। लागत अंकेक्षण का आशय लागत लेखों का सत्यापन करके और लागत ऐसे संबंधी योजना की क्रियान्वित की जांच करने से है। लागत अंकेक्षण का आशय मतलब लागत लेखों का सत्यापन करके और लागत लेखे संबंधी योजना की क्रियान्वित की जांच करने से है। यदि किसी संस्था में कार्य अधिक होता है तो अंकेक्षक अपने स्टाफ के कुछ व्यक्तियों की ड्यूटी स्थायी रूप से संस्था के कार्यालय में ही लगा देता है, जो कि प्रतिदिन अंकेक्षण का कार्य करते हैं। ऐसे व्यवसाय में जहाँ पे विक्रय, क्रय और व्ययों का विवरण पत्र 15 दिन के बाद या फिर 1 महीने के बाद या फिर अन्य इसी प्रकार की अवधि के बाद बनाए जाते हैं, तो लाभ हानि खाते और स्थिति विवरण तिमाही तैयार किए जाते हैं। चालू अंकेक्षण में अंकेक्षक अपना कार्य भली भांति आयोजित कर सकता है, क्योंकि उसके पास संपूर्ण वर्ष कार्य के लिए रहता है, उसके पास पूरे वर्ष कार्य करने के लिए रहता है। तो इसी के परिणाम स्वरूप साल के अंत में होने वाले अधिक कार्यभार को वो कम कर सकता है। अंकेक्षण कार्य वर्ष भर निरंतर चलते रहने के कारण इस प्रकार के अंकेक्षण में अंकेक्षक संस्था के सफल परिचालन, लेखांकन के क्षेत्र में अपनाई जाने वाली नवीनतम तकनीकियों इत्यादि के संबंध में अपने मूल्यवान सलाह दे सकता है, जिसका प्रबंधक उसी वर्ष के दौरान लाभ उठा सकते हैं। वित्तीय विवरणों के सत्यापन के बाद अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य त्रुटियों और छल कपटों का पता लगाना है और इस प्रकार के अंकेक्षण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। अपेक्षक को चाहिए कि वो अंकेक्षण टिप्पणी पुस्तक का प्रयोग करे, जिसमें कि सभी महत्वपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम, महत्वपूर्ण प्रयत्नों की सूची और अन्य उपयोगी तथ्यों को नोट करते रहना चाहिए। अंकेक्षक को एक पूर्व निर्धारित व्यवस्थित अंकेक्षण कार्यक्रम बनाना चाहिए। इससे पुस्तकों के किसी भी भाग का अंकेक्षण छूटने की संभावना समाप्त हो जाती है। जिस व्यवसाय में वित्तीय वर्ष 1 वर्ष का होता है, इसे वहां वार्षिक अंकेक्षण भी कहते हैं, क्योंकि इसे व्यापारिक वर्ष समाप्त हो जाने के बाद प्रारंभ किया जाता है। डिक्सी के अनुसार सामयिक अंकेक्षण वो अंकेक्षण होता है जो कि उस वित्तीय अवधि के समाप्ति के बाद शुरू किया जाता है, जिससे ये संबंधित होता है। इसमें चालू अंकेक्षण के लाभ नहीं पाए जाते हैं। वार्षिक अंकेक्षण अपेक्षाकृत कम खर्चीला होता है। इसके परिणामतः ये छोटी सी और मध्यम श्रेणी की संस्थाओं के लिए बहुत ही सुविधाजनक, व्यवहारिक और उपयोगी है। यही कारण है कि इस प्रकार का अंकेक्षण सर्वाधिक लोकप्रिय है। कौन सा अंकेक्षण? वार्षिक अंकेक्षण। त्रुटियां और छल कपट का पता देर से लग पाता है, तो इसके परिणामतः त्रुटि को सुधारने और छल कपट के संबंध में कार्यवाही करने में बहुत देर हो जाती है। अंकेक्षण तकनीक उन आधारभूत तरीकों को कहते हैं जिनके द्वारा एक अंकेक्षक साक्ष्य एकत्रित करता है और उसका मूल्यांकन करता है। अंकेक्षक अपने काम के लिए उन विशिष्ट अंकेक्षण पद्धतियों का चुनाव करता है जो कि उसने अपने काम के लिए उस समय उपयुक्त होती है। अंकेक्षण के क्षेत्र के विस्तार के साथ अंकेक्षक को अंकेक्षण तकनीकी के बराबर बदलते रहना चाहिए। अंकेक्षण के कार्य वितरण को लिखित रूप से उस प्रकार रखना चाहिए जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्ट रूप से ये पता लग जाए कि उसे कितना काम करना है, कितने समय में करना है और पूरे कार्य कितने समय में पूरा होने वाला है। ये अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाता है। अंकेक्षक को अपने स्टाफ में से हर एक की योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य का विभाजन कर देना चाहिए। अंकेक्षण करते समय प्रत्येक अंकेक्षण एक पुस्तक अपने निजी प्रयोग के लिए रखता है जिसमें वो अंकेक्षण संबंधी आवश्यक सूचनाएं लिखता है। इसे अंकेक्षण टिप्पणी पुस्तक कहा जाता है। अंकेक्षक अपना कार्य करते समय बहुत से कागजों का प्रयोग करता है। उनमें से कुछ तो वो उसे नियोक्ता को देने पड़ते हैं और कुछ उसकी स्वयं की आवश्यकता के लिए होता है, जिन्हें कि अंकेक्षक अपने पास रखता है। स्पाइसर एवं पैगलर के अनुसार एकरूपता लाने और ये निश्चय करने की कि वो सब काम कर लिया गया है जिसे किया जाना चाहिए था, ये कार्यक्रम बनाना आवश्यक होता है। किसी अंकेक्षण के लिए एक बार अंकेक्षण कार्यक्रम भविष्य के लिए भी आधार बन जाता है। इससे कार्य में एकरूपता सुनिश्चित हो जाती है। जब एकाकी व्यापार, साझेदारी संस्था, कंपनी या फिर अन्य किसी संस्था या संघ के लेखों का अंकेक्षण प्रथम वर्ष किया जाता है तो इसे प्रथम अंकेक्षण कहा जाता है। ये सारे छोटे छोटे लाइन में आपको डेफिनेशन दिया हुआ है। प्रथम अंकेक्षण के बाद जो अंकेक्षण अगले वर्षों में किए जाते हैं उन्हें बाद का अंकेक्षण कहा जाता है। जब एक ही वर्ष के लेखे इस प्रकार दोबारा अंकेक्षित किए जाते हैं तो इसके बाद
इसे बाद का अंकेक्षर कहा जाता है। यदि 1 वर्ष के लेखों को उसी अंकेक्षर से फिर से अंकेक्षित कराया जाए तो इसे पुनः अंकेक्षर कहा जाता है, और यदि उसी वर्ष के खातों का दूसरे अंकेक्षक से अंकेक्षण कराया जाता है तो इसे द्वितीय अंकेक्षर कहा जाता है। आंतरिक अंकेक्षर से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जिसके अनुसार समस्त व्यवहारों और इससे संबंधित लेखा कार्यों को कार्यालय या विभिन्न कर्मचारियों में इस प्रकार बांट दिया जाता है कि एक कर्मचारी के कार्य की जांच स्वतंत्र रूप से दूसरे कर्मचारी के द्वारा की जा सके। कपट होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, और यदि कभी कोई त्रुटि या कपट हो जाए तो उसका पता तुरंत लग जाता है। प्रत्येक अंकेक्षक को इस प्रथा से बड़ी सहायता मिलती है। जहाँ तक प्रथा विश्वसनीय होती है वहाँ अंकेक्षक अपना काम सरलता से और कम समय में समाप्त कर लेते हैं। व्यापार के मालिक को इस बात का विश्वास हो जाता है कि उसके खातों का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, और वो अपना ध्यान अन्य कार्यों की ओर देकर के व्यापार की उन्नति कर सकता है। जिस व्यापार में ये प्रथा अपनाई जाती है जिसमें अंकेक्षक अपने कार्यों में कुछ ढिलाई कर देता है, क्योंकि उसे ऐसा विश्वास हो जाता है कि उसके लेखे ठीक होंगे, लेकिन ऐसा करना उसकी भूल है। व्यापार के मालिक को खातों के ठीक होने की चिंता नहीं रहती है, तो वो उनकी ओर से लापरवाह हो जाता है, जिसके फलस्वरूप त्रुटियों और कपट होने की संभावना पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा ऑडिटिंग चैप्टर था ईपीएफओ स्पेशल के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम इंश्योरेंस को कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें।